सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर आप बिकने पर आ जाओ तो घट जाती है कीमत, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत बढ़ जाती है। इस कहावत को मुजफ्फरपुर के पारस मनी ने चरितार्थ कर दिखाया है, जो आर्थिक तंगी के बाद भी संघर्ष करते रहे और आज केबीसी में पहुंचकर अपनी आर्थिक तंगी को दूर किए हैं। हमारे साथ खुद पारस मनी जी हैं। क्या कैसे सफ़र हुआ, क्या परेशानी रही और केबीसी तक सफ़र तय किए हैं आप? हाँ, केबीसी में जाने से पहले परेशानी की थोड़ी बहुत बात कर लेंगे हम लोग, लेकिन केबीसी में जब चले गए तो उसके बाद शायद कोई परेशानी अब नहीं रह गई है। तो बहुत ही आनंददायक सफ़र रहा। बहुत दिनों से मैंने मेहनत किया, बहुत ही प्रयास किया। कई बार मेरा सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन इन मौक़े पर जाकर मुझे विड्रॉल हो जाते थे, हम नहीं जा पाते थे। इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं केबीसी के मंच पर गया, वहाँ हॉट सीट तक गया। हॉट सीट पर भी रकम जीती, बिग बी से बहुत सारी बातें की और ऐसी शख्सियत से मिल कर के आया कि शायद जीवन में कभी फिर मुलाकात होगी कि नहीं, ये तो संभव नहीं है। लेकिन बहुत मज़ेदार सफ़र रहा, बहुत मज़ेदार सफ़र। कब कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है? ये मुझे आया जुलाई में मेरा कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया। पहले तो आया कि आपका इंटरव्यू है, तो मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हो गया। दूसरे दिन मेरा इंटरव्यू था, मैं इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया। तो फिर 2-3 सप्ताह लोग गुम हो गए। तो मुझे तो आदत ही थी कि आया कॉल आया, उसके बाद नहीं आया। तो हम सोचे कि नहीं आया। एक दिन मैं अपना टेम्पू चला रहा था 2 बजे के आसपास, तो उसी समय में मुझे केबीसी से कॉल आया कि भाई आपका, मेरा कुछ जानकारी पर्सनल लिया गया। मुझे थोड़ा डर भी हुआ कि ये कहीं फ्रॉड हो, लेकिन बात हुई। इवन कि मैं जब बैंक गया एनओसी कराने के लिए, तो वहाँ भी बैंक मैनेजर भी मुझे कहे कि इसको ठीक से आपने जांच कर लिया है? क्योंकि सर आप जांच कर लो। तो फिर कहा कि साहब दिखाओ आपका ये आया। उस समय में तो मेरा टिकट सब आ गया था, तो मैं टिकट उनको दिखाया, वो आश्वस्त हो गए, बोले नहीं ठीक है आपका, लेकिन वही इस सब पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई ठग ले, कुछ कर ले। तो मैं कहा ठीक है। लेकिन जब सब चीज़ से मैं तसल्ली कर लिया कि हाँ ये केबीसी से है, तो उसके बाद तो फिर आनंद की शुरुआत हो गई। और फिर मैं वहाँ गया, बम्बई गया, वहाँ रहा, वहाँ केबीसी पर मेरा शूट हुआ और बिग बी से मुलाकात हुई, फिर आनंदमय जीवन हो गया। कैसा लगा? अमिताभ बच्चन से मिले, कभी सोचे थे? बहुत शानदार शख्सियत, ऐसा मतलब कि देश का गौरव है, देश की दौलत में एक दौलत है। और क्या कहा जाए कि भगवान, फिल्म में भगवान है, शख्सियत में तो खैर हम लोग क्या उनको सूरज को दिया दिखावें, हम लोग क्या उनका बड़प्पन करें। उनकी बड़प्पन जितनी की जाए बहुत कम है। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व हैं, उसमें कोई ये नहीं। कितना भी कष्ट लेके आप जाओ उनके पास, एक बार मिल लेने से मात्र से आपका सारा कष्ट वो वहीं दूर हो जाता है। हमको भी लगने लगा कि अब तो मैं फिट हूँ। मतलब ये उनका व्यक्तित्व का ये असर था। बहुत ज़बरदस्त व्यक्तित्व के धनी आदमी है वो। कितने क्वेश्चन राउंड हुआ वहाँ पे? कितना राउंड हुआ? राउंड तो हुआ, एक तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हुआ। उसके बाद चूँकि हम लोग का चैलेंजर्स वीक था, तो उसमें एक और चुनौतियाँ थी कि आपको फास्टेस्ट 5 में पास करना है। मैंने उसको भी बहुत अच्छी तरह से पास किया। और उसके बाद फिर मेरा क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू हुआ। फिर क्वेश्चन आंसर में भी मैं बहुत आगे तक गया, अच्छी रकम कमाया। वहाँ से कविता भी सुने थे अमिताभ बच्चन? जी। क्या था वो, थोड़ा हम लोग को सुनेंगे। मेरी कविता थी, कविता का नाम था अद्भुत टमटम। और अद्भुत टमटम मैंने लिखा था एक हॉस्पिटल में जब मैं वहाँ ये था। और अद्भुत टमटम का मेरा एक ऐसा स्टोरी है कि जब वहाँ के डॉक्टर आए, मेरा वी राजशेखर वहाँ डॉक्टर थे, NS2 के हेड थे वो। तो वो आए, वो एक बार ऐसे ही मेरा कविता देख लिए और मेरा दिनचर्या भी वो बराबर रीड करते थे। मेरा काम था सवेरे में उठ के पूरा टहलता था, पूरा उसमें शाम में टहलता था, और वो इस चीज़ को रीड कर रहे थे। तो वो दूसरे, मेरा ऑपरेशन होना था तीसरे दिन, और वो आए, हमको बोले कि मेरी कविता पढ़े और बोले कि इसे पारस, ये जो है ना, यहाँ पर हम लोग इलाज करते हैं, लेकिन इलाज अस्वस्थ का किया जाता है। हमको लगता है कि तुम स्वस्थ हो और ऐसा प्रॉब्लम तुम्हारा है
कि हो सकता है कि तुम्हारा ब्रेन का ऑपरेशन करें और उसके बाद तुम अस्वस्थ हो जाओ, तो मैं अपने आप को मुँह नहीं दिखा पाऊँगा, इसलिए मैं तुम्हें अभी रिलीज़ कर रहा हूँ। और जब तुम ठीक हो जाओगे, जब तुमको कोई भी परेशानी नज़र आवे तो तुम हमसे संपर्क करना, मैं तुम्हें बुला लूँगा और तब इलाज करूँगा। जब तुम बीमार पड़ोगे तब नहीं इलाज करूँगा, अभी क्या है। उससे पहले मैं 1-2 ऑपरेशन करवा चुका था, तो उन्होंने मुझे उसके बाद रिलीज़ कर दिया। तो शायद इस अद्भुत कविता जो थी मेरी, अद्भुत टमटम, इसका ही वो असर था। क्या था ये कविता, क्या है, हम लोग सुने। इस जीवन का क्या भरोसा, सबको ये बतलाता जाए, ऊपर नीचे ऊबर खावर, सब पर राह बनाता जाए। टप रप टप रप टप रप टप रप, अद्भुत टम टम बढ़ता जाए। सुख दुख 2 पहिए हैं इसके, सांस ही इसका घोड़ा है, हर दिन हर पल दौड़ता रहता, कभी न ये दम तोड़ा है। हम तो बस कुछ वान है इसका, हम सब बस कुछ वान है इसका, बड़ा ही सख्त किसान है इसका, क्या जाने कब चलते चलते मालिक का सिग्नल मिल जाए। इस जीवन का क्या भरोसा, सबको ये बतलाता जाए। टप रप टप रप टप रप टप रप, अद्भुत टम टम बढ़ता जाए। जन्म से चलना शुरू किया है, मौत ही आखिरी मंजिल है, बीच में मिलते ढेर चौराहे, सोच चलो जहाँ चलनी है। जैसी करनी वैसी भरनी, बात तो बिल्कुल सच्ची है, अच्छी कर लो अपनी करनी, राह तेरी अभी अच्छी है। देख के चलना चौराहों पर, कहीं ये टम टम मुड़ ना जाए। इस जीवन का क्या भरोसा, सबको ये बतलाता जाए। टप रप टप रप टप रप टप रप, अद्भुत टम टम बढ़ता जाए, सांस का टम टम बढ़ता जाए। आप साइकोलॉजी से ऑनर्स किए हैं और कविता के प्रति इतना लगाव आपका कैसे? हाँ, यहाँ पर हमारे जानकी वल्लभ शास्त्री मुजफ्फरपुर के नामी ग्रामी कवि, और उनकी यहाँ बराबर गोष्ठी हुआ करती थी। हालांकि मेरे LS कॉलेज से जब पत्रिका निकलती थी, वहाँ महादेवी वर्मा मेरे हिंदी डिपार्टमेंट की, चूँकि हिंदी तो रखना ही था, तो हिंदी डिपार्टमेंट की वो प्रोफेसर थी, तो वो बोले कि पारस तुम इतना बढ़िया लिखते उखते हो, एक कुछ लिखो। तो मैंने वहाँ भी अपना एक संस्मरण अपने बिल्ली के लिए लिखा था, टॉमी, तो वो मैं डाल दिया था। तो वह बहुत ही फ्रंट पेज पर उसको छापा गया और बहुत ही सराहना मिली उसको। उसके बाद जब जानकी वल्लभ शास्त्री के यहाँ जब हम जाने उन्हें लगे, तो मेरे कुछ मित्र भी थे जो वहाँ जाते थे, तो वो लोग हमको बराबर बुलाते थे कि आओ नहीं यार, वहाँ पर जो है सो कवि सम्मेलन है। यह मैं जाता था, सुन के आ जाता था, लेकिन मुझे लगता था कि यहाँ पर कुछ मेरे तरफ से भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो मैं वहाँ जाने लगा तो मैं थोड़ा बहुत कुछ लिखने भी लगा। तो मैं बहुत सारी कविताएँ लिखा। मेरे कविता में क्यों ना रोऊं मैं, ये मेरी एक कविता थी। ये आग कभी भी बुझ न सके, कोयल, ये सब चीज़ मेरी कविता थी जो मैं वहाँ पर सुनाया करता था, और मुझे अच्छा वहाँ पर ये भी मिलता, रिस्पांस भी मिलता था। फिर मेरे संजय पंकज यहाँ के जाने माने हस्ती हैं, और वो भी कभी कभी बड़ाई कर दिया करते थे। तो फिर मैं जब वहाँ गया तो वहाँ पर मेरी ये अद्भुत टमटम, क्योंकि उस समय मेरा दिल ऐसा था कि मैं चाह रहा था कि किसी तरह से कुछ लिखें ताकि मैं रहूं ना रहूं, मेरी कविता तो कहीं आगे बढ़नी चाहिए। तो इसलिए मैं इसको लिख दिया करता था, और यही लिख करके मैंने इसे आगे पढ़ा। KBC में कोरोना काल में काफ़ी आर्थिक तंगी हुआ, अब हाँ। एक अच्छा अमाउंट जीत कर आए हैं। हाँ। आगे क्या कैसे इन्वेस्ट करने का प्लान है? देखिए इन्वेस्टमेंट का तो कोई प्लान नहीं है, क्योंकि एक जो आप मीडियम क्लास फैमिली है, वो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा। उनका चूल्हा चल जाए, बाल बच्चे पढ़ लें, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनकी समस्याएं दूर हो जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो इन्वेस्टमेंट तो उसके बाद होता है ना। तो मिडिल क्लास फैमिली में इन्वेस्टमेंट तो मैं सोचता नहीं। मैं यही सोचता हूँ, पहले सोचता था कि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, तो अमिताभ सर मेरा ये कर दिए दूर कि मैं आपका इलाज करवा दूंगा।
तो मैं बड़ा खुश हो गया। कहाँ इलाज होगा आपका, क्या ये बताएं? लीलावती हॉस्पिटल में एक प्रोटोन थेरेपी करके आया है, जिसमें कि वो हमको आश्वस्त किए हैं कि मैं वहाँ पर से आपका इलाज करवाऊँगा। उसका खर्च भी हम लोगों के बहन से बहुत अधिक है, 22 लाख से 25 लाख का खर्च है। तो वो उन्होंने कहा कि वो मैं करवाऊँगा, आपको इसके लिए निश्चिंत रहना है। तो ये हो गया मेरा काम। मेरे पास 2 काम बहुत सीवियर काम था, जिसके लिए मैं चुनौती अपने जीवन से कर रहा था कि उसके बाद मेरी बेटी लोग थी, उनका पढ़ाई लिखाई। मैं चाहता हूँ कि मेरी 3 बेटियाँ हैं, और बेटियाँ हैं तो हैं, मैं कभी ये नहीं सोचता कि मुझे बेटा नहीं है। मेरी तो 3 खुद बेटियाँ लक्ष्मी हैं, करो। मेरी 3 बेटियाँ हैं, और वो किसी भी बेटा से कम नहीं है, सभी पढ़ने में अच्छी हैं। अभी मेरी बेटियाँ आपके मैट्रिकुलेशन में 92% नंबर लाई है। इससे पहले मेरी बेटियाँ 80% से ज़्यादा लाई थी। मेरी सबसे छोटी बेटी 94% लाती है अपने स्कूल में। तो सभी अच्छे कर रहे हैं, लेकिन उनके पढ़ाई के लिए कि जो खर्च होता है, वहाँ मैं अपने आप को अक्षम पा रहा था। तो अब शायद सक्षम हो गया। अच्छी पढ़ाई जी, अब शायद वो लोग पढ़ लेंगे और अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। जी। हमारे साथ पारसमणि जी की पत्नी भी है जो वहाँ गई थी। कैसा लगा मैम, फर्स्ट टाइम गए वहाँ? कभी सोचे थे अमिताभ बच्चन से मुलाकात होगी? एक तो पहले हम यहाँ से बिहार से कभी गए ही नहीं है, उसमें भी मुंबई गया, उसमें भी अमिताभ सर से मिल गया है। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कैसा लगा जब उनको पहली बार देखे आप? पहली बार जो टीवी पे देखते थे वो तो समझने, लेकिन जिस टीवी पे जो दिखते हैं उससे भी ज़बरदस्त है वो। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कूल माइंडेड हैं, वो बात बहुत अच्छे से करते हैं हम लोग से। मतलब जो भी है उनके पास कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, और उनके लिए तो शब्द ही नहीं है मेरे पास खास करके। कोरोना काल में काफ़ी आर्थिक पैसे की प्रॉब्लम हुई थी, फिर कैसे पति को मोटिवेट किया, कैसे हिम्मत बढ़ाते थे इनका तो ये मोटिवेट क्या कि इनको करेंगे, इनको तो मतलब ये कभी हम लोग को समझने ही नहीं दिए, कब ये परेशान है कब ये सही है, आज तक नहीं। हम लोग को घर में रहना है, ये एकदम कुछ ना कुछ करते रहते। कभी हम लोग सोचे नहीं थे कल्याणी चौक पे आके हम ये टोटो ले लेंगे। तो पहली बार सोचे तो पहले तो समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, लेकिन इनको तो था कि बस आज से मतलब दुकान छोड़े, कल से मेरा काम शुरू हो जाए। तो ये होने के बाद तो लगता है कि बहुत अच्छा काम है इनका, सारा प्रॉब्लम दूर हो गया, सब कुछ हो रहा है। और जो थोड़ा बहुत था वो KBC आ गए। वहाँ कुछ गिफ्ट वगैरह भी मिला है? गिफ्ट मिला है जी, ये हाँ, ये वो दिए हैं। और सारा बहुत से आइटम वर्क का फैन है, ये है बहुत पतंजलि का हेम्पर है, 2 साल का घी है। तो ये सब हम लोग को मिला है। ओवरऑल काफ़ी खुशी है, बहुत खुशी है। क्या नाम हुआ? अंशु सिंह। तो आपने देखा हमारे साथ पारसमणि और उनकी पत्नी अंशु सिंह थी, जो KBC में गई और अमिताभ बच्चन से मुलाकात की है, और एट लास्ट फाइनली 12,50,000 रुपये जीत कर मुजफ्फरपुर आ गई है। परिवारजनों में काफ़ी हर्ष का माहौल है। अभय राज, प्रभात खबर, मुजफ्फरपुर।